गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज की हमारी जो रेमेडी है वो है एस्टेन। बेसिकली जो एस्टेन रेमेडी है इसे डाइजेशन की रेमेडी बोला जाता है। जो भी हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है ये पूरे के पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक पे अपना असर रखती है और डाइजेस्टिव ट्रैक में जो भी समस्या होती है उसको कवर अप करने का काम करती है। इसलिए इसको लाइफ सेविंग रेमेडी भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो रेमेडी है पाचन से संबंधित है और पाचन ही वो चीज है जो हमारे जीवन को बनाए रखता है। दूसरा, यदि इस औषधि के बारे में थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, यहाँ आप देख सकते हैं इसमें दो ग्रुप्स बना रखे हैं। एक ग्रुप आपकी S1 की औषधियों का है और दूसरा ग्रुप जो आप देखेंगे ये F1 की औषधियों का है। इसका अर्थ ये हुआ कि S1 की जो औषधियों के गुण हैं, जो F1 की औषधियों के गुण हैं, वो दोनों के दोनों एस्टेन में पाए जाते हैं। S1 हमारी रस की औषधि है, जबकि F1 हमारी नर्वस सिस्टम स्नायु संस्थान की रेमेडी है। तो अगर हम इन दोनों सिस्टम्स को मिला दें, यानी रस और नर्वस, तो जहां जहां नर्वस सिस्टम कैलकुलेटेड होगा, जहां जहां डाइजेस्टिव ट्रैक कैलकुलेटेड होगा, वहां वहां एस्टन एक बेहतरीन रेमेडी के रूप में, टॉनिक के रूप में काम करती है। इस रेमेडी का प्रयोग केवल डाइजेशन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि टॉनिक के रूप में भी किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि नर्वस सिस्टम रिलेटेड इश्यूज हों और डाइजेस्टिव ट्रैक संबंधी इशू हों, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि दुनिया का शायद ही कोई आदमी हो जिसको इनसे संबंधित समस्या ना हो। इन समस्याओं में एस्टेन बेहतरीन रेमेडी है। अगर डाइजेस्टिव ट्रैक पे हमें इमीडिएटली काम करना है तो डाइल्यूशन 1 का प्रयोग करिए और नॉर्मल कंडीशन में डाइल्यूशन 2 का प्रयोग कीजिए। टॉनिक के रूप में यदि आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो बेहतर होगा, जितना आपका वजन है 10 किलो पे एक बूंद। एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट ले लीजिए। अब मान लीजिए आप 70 किलो के हैं, तो 70 किलो का आधा लगभग 35 हुआ, तो 3 से 4 बूंद खाना खाने से पूर्व 1 या 2 चम्मच पानी में घोल के ले लीजिए, टॉनिक की तरह। ये बहुत अच्छा डाइजेस्टिव ट्रैक को मजबूत बनाएगी, नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करेगी। अब यहाँ पे एक मजे वाली बात आती है, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, और विशेषकर जो लोग मार्केटिंग करते हैं, इन लोगों का खाने पीने का कोई टाइम नहीं होता। तो जब आप इनसे बात करेंगे, ये आपको हाइपर अवस्था में, नर्वस अवस्था में मिलेंगे। ऐसे व्यक्तियों के लिए एस्टेन, क्योंकि इसमें F1 के गुण हैं, एक बेहतरीन रेमेडी है। और इसके साथ यदि आप C3 का कॉम्बिनेशन चला दें तो आप पाएंगे आपके पेशेंट्स को बहुत अच्छा, बहुत जल्दी आराम आता है। विशेष करके लिख लीजिए, मार्केटिंग के लोगों के लिए एस्टेन सेकेंड डाइल्यूशन और S3 का कॉम्बिनेशन उनके शरीर में, जो मार्केटिंग करते हैं लोग, जो घुमा फिरा करते हैं, जिनका खाने का कोई टाइम नहीं होता, जिनको लैक ऑफ न्यूट्रिशन हो जाता है, जिनकी बॉडी में लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से प्रॉब्लम्स आ जाए, जो एनीमिक हो, खून की कमी हो, उनके लिए ये दो रेमेडी अमृत का काम करती है। एस्चन भोजन से पहले और S3, चलिए आप लोग बताइए कब देंगे हम S3। S10 का तो मैंने बता दिया कि हम भोजन से पहले देंगे। S3 पोषक रेमेडी है, तो हम उसे कब देंगे? आप लोगों को S3 के बारे में मैंने पढ़ाया था, कोई आइडिया है तो बताइए। क्या हुआ, कोई नहीं बोल सर रहा? आई थिंक सर आई जी थिंक बताइए। खाना खाने के शायद 2.5 घंटे बाद आई थिंक दी जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। इसका मतलब ये भी हुआ कि हम खाना खाने से 1 घंटे पूर्व S3 ले सकते हैं।
ये सर पूर्व भी ली जा सकती है, लेकिन खाना खाने के बाद में जब एसिमिलेशन के बाद में सबसे लास्ट जो प्रोसेस होता है ब्लड में, जब हमारा जो न्यूट्रिटिव चीजें मिलने को होती हैं, तब एटलीस्ट 2.5 घंटे से 3 घंटे के बीच का ही वो टाइम होता है। और उसी टाइम पे अगर आप क्योंकि ये लिक्विड मेडिसिन है, तो ये 45 मिनट में कंज्यूम हो जाएगी, तो ये जी, ब्लड में उन्हीं पोषक तत्वों के साथ जाकर मिलेगी, तो ये ज्यादा बेटर काम करेगी। वेरी गुड। लेकिन मेरा मानना ये है कि इसे आप खाना खाने से लगभग 1.5-2 घंटे पूर्व ले लीजिए। जी। उसका रीजन ये है कि जिस समय आप एम्प्टी स्टमक है, ये आपके ब्लड में डायरेक्ट जाके मिल जाती है हम्म। और ये आपके वो केमिकल्स रिलीज कराने का काम करेगी जो शरीर में पोषण करते हैं। और जब यस सर। उस तरीके का, एक्चुअली जी बोलिए। सर ये प्रकृति मैंने देखा है सर, कुछ लोगों को जैसे हम लोग दशमूला रिस भी देते हैं ना, हाँ जी, कुछ लोगों को खाने के पहले बहुत जबरदस्त सूट करता है, कुछ लोगों को खाने के बाद। वो प्रकृति प्रकृति के ऊपर देखा है मैंने, बहुत अलग अलग डिपेंडेंसी, मतलब अलग अलग दवाइयों के रिएक्शन, एक ही दवाई है अलग अलग लोगों पे अलग अलग रिएक्शन देखे हैं जी मैंने। बिल्कुल ठीक बोला आपने। हमारे पास 5 जी। प्रकार की प्रकृतियां हैं। नॉर्मल अगर हम इलेक्ट्रोपैथी कर रहे हैं तो हम 2 प्रकृति, रस और रक्त की बात करते हैं, लेकिन हम इसमें नर्वस भी जोड़ लेते हैं। ठीक है, जैसे आपने दशमूला का उदाहरण लिया, ये आयुर्वेदिक औषधि है। दशमूला रिस्ट में पाचन से संबंधित बेसिक दवाइयां हैं जो माइंड पर या ब्लड के कॉन्स्टिट्यूट पर काम करती है। बट यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकेशन डाला है अभी कि मार्केटिंग वाले लोग, जी। इसलिए मैंने बोला कि खाने से पूर्व, ये नर्वस टेम्परामेंट है, यदि ये खाने से पूर्व लेंगे तो इनको ज्यादा अच्छा पाचन होगा बनस्पत खाने के 2 घंटे बाद में, मतलब 2.5-3 घंटे के गैप पे। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, मैं इस नाम से एक रेमेडी बनाता भी हूँ, न्यूट्रीगेन। जिन लोगों को, जो लोग डाइजेस्टिव ट्रैक से प्रॉब्लम में हैं, मार्केटिंग के विशेषकर बंदे हैं, और ज्यादातर आप जेंट्स को देखेंगे, इनका खाने का कोई टाइम नहीं होता, जब भूख लगती है तब खा लेते हैं। और इस औषधि की टर्म्स कंडीशन ये है कि खाना जब पच रहा हो, तो हमारा पाचन सबका अलग अलग होता है। नर्वस वाले का खाने का जो पाचन है वो डिले होगा, कभी बहुत जल्दी होगा, कभी बहुत देर से होगा। पित्त प्रकृति वाले का जल्दी होगा, कफ प्रकृति वाले का डिले होगा। तो हम एक अनुमान लगाने में यहाँ गलती कर सकते हैं। लेकिन यदि आप खाने से पूर्व लेते हैं, क्योंकि उनका खाना अनियमित है, तो उसको हम वात प्रकृति का बोल सकते हैं। और मार्केटिंग वाले लोग वैसे भी वात प्रकृति के होते हैं, तो उनके लिए ये टाइम सबसे बेस्ट और सुटेबल है। और हमसे जो दवाई लेने आएंगे, खासकर विशेषकर मैं यहाँ पे एक और चीज बताऊं, जो शुगर के पेशेंट है, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन, जिसमें शुगर का लेवल लो रहता है, ऐसी कंडीशन में ये रेमेडी आपकी बिफोर मील बहुत अच्छा काम करती है। तो जैसा अभी मैडम ने बताया, डॉक्टर सपना ने बताया कि ये कंडीशन टू कंडीशन है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, लेकिन आप अगर एस्टन का प्रयोग कर रहे हैं तो खाना खाने के साथ करेंगे, एस्ट्री का प्रयोग कर रहे हैं, मार्केटिंग वाले व्यक्तियों का कर रहे हैं, तो खाने से 2 घंटा पूर्व करेंगे। कफ प्रकृति वाले में जा रहे हैं तो खाने के 3 घंटे बाद करेंगे। ठीक है, लिख लीजिएगा इनको। अब हम बात करते हैं दोबारा से एस्टन की। ये बेसिकली आप इसको ये कह सकते हैं कि हम जो खाना खाते हैं, खाने के दौरान हमारे शरीर में कुछ बैक्टीरिया उस भोजन को ग्रहण करते हैं और वो हमारे शरीर के लिए विषाक्त होते हैं। जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, जब वो इस भोजन को खाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो उनका एक्सक्रीशन होता है वो भी हार्मफुल होता है। देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो साइंटिफिक हैं और कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हमें मानने होते हैं। हमारे शरीर में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के बैक्टीरिया माने गए हैं, लेकिन अगर आप उसे साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो सारे बैक्टीरिया ही अच्छे हैं, बुरे नहीं होते। रीजन, जब हम ओवर ईटिंग करते हैं, जब हम गलत गलत तरीके से खान पान करते हैं, जब हम गलत लाइफस्टाइल जीते हैं, तो जो नॉर्मल बैक्टीरिया हैं उनको या तो कुपोषण होता है या एक्सेस ऑफ पोषण होता है, जिसके कारण वो रोगी हो जाते हैं, और एक्सेस ऑफ एनर्जी की वजह से वो ऑपोजिट रिएक्शंस करने लगते हैं। जैसे रोटी खाने से हमारा, हम पूरे जीवन भर रोटी खा सकते हैं, हम बीमार नहीं पड़ेंगे। पर यदि हम केवल रोटी खाएं तो हमारे अंदर मोटापा आता चला जाएगा। इसी तरीके से अगर हम जरूरत से ज्यादा रोटी खाएं तो भी हमारा पेट फूलने लगेगा, दर्द करेगा। ऐसा ही कॉन्सेप्ट आप बैक्टीरियल पे ले सकते हैं, बैक्टीरियाज पे ले सकते हैं। तो जब उनको जरूरत से ज्यादा भोजन मिलने लगता है, जितनी उनको आवश्यकता नहीं होती, तो
उनकी स्थिति एक तरह से फैटी कंडीशन की हो जाती है। ऐसी अवस्था में वो जो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। जैसे यहां पर आप देखिए, अब हम पुराने समय में चलते हैं। पुराने समय में लोग खेतों में जाते थे, मोशन थ्रो आउट करते थे, स्टूल थ्रो आउट करते थे, वो खाद का काम करता था क्योंकि वो अच्छा भोजन ग्रहण करते थे। आज की डेट में हम 12 लोग हैं, आप बिलीव करिए लगभग 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 7 से 8, बल्कि 7 से 9 लोगों का मोशंस में टॉक्सिन्स हाई होंगे, क्योंकि हम लोगों का लाइफस्टाइल डिसबैलेंस होता है। विशेषकर जो लोग अभी ज्यादा अच्छे शहरों में रह रहे हैं उनके साथ ये समस्या ज्यादा होगी। जो अभी गांव के अटैच में है, खाने पीने का ध्यान रखते हैं, उनके साथ ये समस्या कम होगी। और हमारे पास जो पेशेंट आते हैं जो पेट की समस्या लेकर आते हैं, उसके अंदर भी सेम कंडीशन होती है। अब जो पुराना व्यक्ति है उसके मोशन को पौधे में डाल दीजिए, आप देखेंगे पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। और वहीं जो टॉक्सिक वाला व्यक्ति है उसके मोशन को, स्टूल को पौधे में डाल दीजिए, 5-7 दिन के अंदर पौधा मर जाएगा। तो ये जो प्रभाव आता है ये हमारे शरीर पर भी, इंटरनल सेल्स पर, बैक्टीरियाज पर भी पड़ता है। तो एस्टेन जो है, ये जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं इनको पोषण देने का काम करती है, निष्कासन नहीं कराती। निष्कासन के लिए हमें वर्मी की जरूरत पड़ती है। तो उनको जब पोषण मिलता है तो धीरे धीरे वो शुरू में टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं और धीरे धीरे वो बैलेंस होते चले जाते हैं। देखिए, मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाके बात कर रहा हूँ ताकि हम दवाइयों को अच्छे से गहराई से समझ सके। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर क्या उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं, मैं आउट ऑफ बॉक्स जा रहा हूँ। तो यहां पर मैं ये कहूंगा कि हमारी आंतों में जो भी बैड बैक्टीरियाज होते हैं जो इन्फ्लेमेशन का, इन्फेक्शन का कारण बनते हैं, उनके ऊपर ये रेमेडी बेहतरीन काम करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एस्टन रेमेडी है ये बेसिकली इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन की रेमेडी है, एक पर्टिकुलर रीजन की। ठीक है। इसके अलावा जो जहरीले पशु काट लेते हैं, विशेषकर ऐसे न्यूरॉन्स, टॉक्सिक न्यूरॉन्स, जैसे सांप का जहर, कुत्ते की लार, बिल्ली बंदर की लार, ऐसे जहर जो हमारे खून में मिलकर हमारे ब्रेन तक जा सकते हैं और बैड इंपैक्ट डाल सकते हैं। तो ऐसे रोगों में जो हमारे शरीर में अतिरिक्त जहर बन जाता है, जिसे S1 रिमूव करने की क्षमता रखती है, पर वो जहर कई बार हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है और हमारे सिग्नल्स को डिस्टर्ब करता है। या ये कह लीजिए, जैसे आपने देखा हो कि पहले जो हमारे, आपने देखा होगा जो टीवी होते थे उस पे एंटीना लगे होते थे, तो एंटीना पे जंग लग जाती थी तो प्रॉपर सिग्नल नहीं आते थे। इसी तरीके से जब हमारे ब्लड के थ्रू कुछ खास न्यूरॉन्स ब्रेन तक पहुंचते हैं या ब्रेन के न्यूरॉन से वो सिग्नल बनाते हैं तो वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो कई बार आपने पेशेंट्स में भी देखा होगा, उनको चीजें समझने में या चीजों पर रिएक्ट करने में समय लगता है। ऐसी कंडीशंस में S10 का प्रयोग अच्छा रहता है क्योंकि इसमें F1 औषधि भी मिक्स है। इसके अलावा जितने भी जहर हमारे शरीर से निकलते हैं, चाहे वो यूरिन के रूप में हो, चाहे वो स्टूल के रूप में हो, और विशेषकर स्टूल के रूप में हो, तो ऐसे रोगों में आप S10 का प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए इसको टॉनिक बोला गया है, क्योंकि ये शरीर को विषमुक्त बनाकर शरीर को पोषण देने का काम करती है। तभी इसका कॉम्बिनेशन हमने S3 के साथ लिया। लेने का प्रोसीजर रहेगा, एक बार S10, 3 घंटे बाद S3, फिर 3-4 घंटे बाद S10, फिर 3-4 घंटे बाद S3। तो एक हमें सर्कल बनाना होता है इसका। जब हम सर्कल बना लेते हैं तो ये दवाई हमारे शरीर को पोषण देने लगती है, ब्रेन को ताकत देती है। अब जितने भी रोगी जो हैवी टॉक्सिन्स इन ब्लड के कारण ब्रेन से संबंधित इश्यूज में फंसते हैं, जिसमें एल्जाइमर भी एक रोग है, तो आप S10 औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को, बच्चे को चीजें समझने में दिक्कत आ रही है, बच्चा वो हो रहा है, क्या नाम, हकला रहा है, डर लगता है, ऐसी कंडीशन में S10 एक बेस्ट रेमेडी है। और यदि S10 काम नहीं करती तो S11 विशेषकर इसी काम के लिए, उसमें F1 की रेमेडीज ज्यादा मिलेगी। ठीक है। तो इन औषधियों में इस प्रकार की समस्याओं में हम S10 का प्रयोग कर सकते हैं। जब भी हमारे तो पास
एक मिनट मैम, जब भी हमारे पास किसी भी संक्रमण से संबंधित कोई पेशेंट आता है तो हमें एस10 का प्रयोग करना है। वर्मी सेकंड रहती है या वेनेरियल सेकंड रहती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। आयशा जी, आप कुछ कह रहे थे? आयशा जी, ओके, हाँ सर। आप कुछ कह रहे थे? हाँ सर, एस्टन कभी भी आफ्टर मील्स के बाद ही यूज करते हैं ना सर? मैम एस10 आफ्टर मील के बाद यूज करते हैं डाइजेशन के लिए। तो ये आपकी बॉडी के डाइजेशन को बढ़ाकर खून में मिलकर अच्छा रिस्पॉन्स देती है। पर यह निर्भर करता है प्रकृति के ऊपर कि आप किस प्रकृति के व्यक्ति को एस्टेन दे रहे हैं। मैं एस्टेन का प्रयोग सेकंड और फिफ्थ डाइल्यूशन का करता हूँ ज्यादा, और मेरी कोशिश रहती है अगर मैं डाइजेस्टिव ट्रैक को हटा दूं तो मैं एस टैप को भोजन से पूर्व लगभग 3 घंटे 4 घंटे पूर्व देने का प्रयास करता हूँ, ताकि वो डाइजेशन ठीक हो, या फिर खाना खाने से पूर्व या खाने के बीच में देने की कोशिश करता हूँ। मैं अधिकतर अपनी दवाई एस्टेन का प्रयोग खाने के बाद नहीं करता। इसी के कॉम्बिनेशन से मैंने एक मेडिसिन बना रखी है डाइजेस्टो के नाम से। उसमें बेसिक कॉम्बिनेशन जो है वो एस्टेन का ही है। ये रेमेडी मैं खाना खाने के तुरंत बाद देता हूँ। ठीक, ये मेरा कॉन्सेप्ट है जी। पुरुषोत्तम जी, सर जी, अभी आपने जो बताया है कि एस्टेन का जो कभी पेशेंट का कभी हाथ के अंदर थोड़ा सा कंपन होता है, हाँ जी, तो उसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। हाँ जी, समझो उम्र अभी लगभग 60 साल के आसपास है, और कभी वो चाय पीने के लिए कप उठाता है तो उसका थोड़ा सा वाइब्रेट होता है हाथ, तो उसके लिए जी, अपन ये एस्टेन कौन से इसमें दे सकते हैं, कौन से डायलिसिस में, या और उसका और कोई साथ में मेडिसिन दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए, अब मेडिसिन आप बनाना सीखिए। मेडिसिन कैसे बनाई जाती है? सबसे पहली चीज, हाथों में कंपन क्यों होता है ये सोचिए। कमजोरी के कारण, ओके। शारीरिक या मानसिक कमजोरी के कारण। अगर शारीरिक कमजोरी है हाँ। तो आप उसको ब्लड सर्कुलेशन को प्योर करने वाली, लिम्फ सर्कुलेशन को प्योर करने वाली रेमेडी यूज करेंगे। कौन कौन सी रेमेडी है पुरुषोत्तम को बताइए। A1, हाँ हाँ, एक मिनट इधर A2, को। and the A3। नहीं, S1. गलत। A3 ब्लड बनाने की रेमेडी है। पहले आप उसको क्लीन करेंगे, फिर आप उसको बनाएंगे। सर A2. नहीं मैम, क्लीन करने के लिए आपकी 3 रेमेडी बेसिक है, S1, S2, S5। सर जी, मैंने वो पेशेंट को S1 दिया था लाइटर में, तो भी उसको चक्कर आना चालू हो गया था। हाँ, मैंने क्या कहा, S1, S2, S5। S1 रस प्रकृति के लोगों के लिए अगर आपने वो औषधि दी है और उनको चक्कर आ रहे हैं तो नेचुरल सी बात है, हाँ। उनका कॉन्स्टिट्यूट या तो S2 का है या S5 का है। तो इन दोनों ओके। में से कोई एक रेमेडी आप उनकी बनाइए। यस सर। ओके। ठीक है। अब अगर उनका कॉन्स्टिट्यूट लीवर से रिलेटेड है तो S5, और यदि उनका कॉन्स्टिट्यूट ब्लड से रिलेटेड है, यानी नर्वस है तो S5, और ब्लड से रिलेटेड है तो S2 का प्रयोग बेस्ट रहेगा। मेरे हिसाब से जब आपने S1 दी है तो S2 उनको मैच कर जाएगी, पर मैं यहाँ पे S5 को प्रेफर करूँ। ओके। ठीक है। तो सबसे पहले आप उनके लीवर की एनर्जी को रेगुलेट करेंगे, उनके टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए S5 का प्रयोग करेंगे, प्लस शरीर में ड्राइनेस की वजह से, पित्त बढ़ने की वजह से दिक्कत, तो आप S5L1 का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब बात आती है कि उनके नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है। अगर हम S5 का डाइल्यूशन चुन रहे हैं तो F1 हम वहां पर ले सकते हैं, क्योंकि F में हाई डाइल्यूशन, वो हाई नंबर्स नहीं होते। F1 में 2 ही रेमेडी है, F1 F2। तो हमने सबसे पहले S5L1 का कॉम्बिनेशन चुना। दूसरा, हमने नर्वस सिस्टम के लिए F1 का कॉम्बिनेशन चुना। तीसरा, अब आती है ब्लड बनाने की बारी। तो इसमें A1, A2, A3 होते हैं, तो आपने A3 चुना। यहाँ पे उसके बाद ब्रेन में ऑक्सीजन का लैक है, हम लोग वहां पर P2 का डाइल्यूशन चुन सकते हैं, क्योंकि P2 ऑक्सीजन की ही रेमेडी है, ऑक्सीजन बढ़ाती है अगर बॉडी में चाहिए। सर बैक नॉइस बहुत आ रही है सर। पुरुषोत्तम जी, अपना माइक ऑफ।
ठीक है, तो हम वहां पर P2 का डाइल्यूशन चुनेंगे। अब हमें यह देखना है कि इस व्यक्ति को ये समस्या बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न हुई है या वायरस के कारण उत्पन्न हुई है। हर केस में इन दोनों में से किसी एक रेमेडी का प्रयोग होता है, और क्योंकि ये दोनों ही रेमेडी पावरफुल होती हैं तो बेवजह इनका प्रयोग नहीं किया जाता। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि हम वर्मी का प्रयोग करें या वेनेरियो का प्रयोग करें? कोई एडवाइस देना चाहेगा रीजन के साथ? सर अगर बैक्टीरियल है तो एस्टेन, जी और अगर वायरल है तो वर्मी, तो बेनेरियो। जी सर, जी। यहाँ पे हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया था ना, वो ना इन्फेक्शन उसका लिया था कि एक व्यक्ति है, उसका हाथ कांपता है, पोषण तत्वों की कमी है। अगर हम उसको A3 S1 या S10 का कॉम्बिनेशन बना के देते तो वैसे ही आराम आ जाएगा, लेकिन सिर्फ आराम आएगा। अगर हम उसे जी। ठीक करना चाह रहे हैं तो उसके शरीर में जहां जहां जो जो दिक्कत होती है हमें उनके हिसाब से डाइल्यूशन बनाना होगा। तो जी। यहाँ पर हम लोग वेनेरियो को चुनेंगे। जी। बेसिकली ये जो आपका डिजनरेटिव कंडीशंस होती हैं, डिजनरेटिव कंडीशन में आता है, तो इस जी। औषधि को लेंगे। और रिलैक्सेशन के लिए राइट साइड है तो येलो को YE को, जो बड़ी हुई गर्मी जी। को कम करेगा, और S5 से कंबाइन करके। जी। और यदि लेफ्ट साइड है तो हम GE का चुनाव करेंगे। RE का चुनाव नहीं करेंगे, RE नसों को फैलाती है, हमें नसें फैलानी नहीं है। जो अंदर डेप्रिशिएट हो गई हैं उनको रिकवर कराना है, जो जी। न्यूरॉन्स तक सिग्नल्स को जाने से रोक रही है। जी। ठीक है, जी। इसमें आपका अगर आपको लगता है कि गर्मी ज्यादा बढ़ गई है तो YE के स्थान पर आप BE का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। ठीक। अब यहाँ पर हमने ये सारी रेमेडीज बना ली। अब यहाँ पर देखिए एक कॉमन कॉन्सेप्ट था, मेटाबॉलिक रेमेडीज आपकी हमेशा डाइल्यूशन 1 और 2 में इस्तेमाल करी जाती है। P ग्रुप, C ग्रुप, अगर C ग्रुप के स्ट्रक्चर की आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम है तो बिना वजह C ग्रुप किसी को नहीं देना चाहिए। S6 बिना वजह किसी को नहीं देना चाहिए। वर्मी, वेनेरियो, P ग्रुप किसी को बिना वजह नहीं देना चाहिए। F ग्रुप बिना वजह किसी को नहीं देना चाहिए। हम लोग इन चीजों पे फोकस नहीं करते। इनके बहुत डेप्थ में जाके असर होते हैं, पेशेंट को आराम जल्दी जरूर आता है, लेकिन एज पर मेडिकल प्रैक्टिस ये कॉम्बिनेशंस स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है, तो इनका प्रयोग तब करना चाहिए जब ज्यादा समस्या हो। मैंने ये देखा है नॉर्मली छोटे छोटे बच्चों के केस में भी लोग जो ये हार्ड मेडिसिन होती हैं, जी और BE, ये हार्ड मेडिसिन हैं, वर्मी, वेनेरियो, इनका सेवन बड़े धड़ल्ले से किया जाता है। क्यों? आराम आना चाहिए। कोई मतलब नहीं है कि वो बॉडी पे क्या फंक्शन काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। जब भी हम एस ग्रुप मिलाते हैं तो एस के साथ C ग्रुप भी मिला देते हैं कि भाई स्ट्रक्चर पे भी काम हो जाएगा। पर जब तक प्रॉब्लम ना हो इन रेमेडीज का बेवजह प्रयोग ना करें। तो हमने यहाँ पर ये सारी रेमेडीज सुनी। जो डाइल्यूशन सॉफ्ट है उनके डाइल्यूशन 1 और 2 का प्रयोग किया, और जो हार्ड है उनके डाइल्यूशन 3 का प्रयोग किया। इस तरीके से आप अपने डाइल्यूशंस को फर्स्ट डाइल्यूशन बोलकर दे सकते हैं। अब आपके पेशेंट को जैसे ही आप ये डोज देते हैं, विद इन 2-3 मिनट्स अपने सामने बैठा के पिला दीजिए। आपके पेशेंट के हाथ के कंपन में अंतर आपको उसी समय दिखाई दे जाएगा। अगर वो पॉजिटिव है तो आपका डाइल्यूशन बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर वो नेगेटिव है, अगर आप वैसे कैलकुलेट नहीं कर सकते तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर वो नेगेटिव है यानी उसको प्रॉब्लम को इशू बन जाता है, तो उसी समय डाइल्यूशन को 2 लेवल ऊपर ले जाइए। ज्यादा ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं होती। 2 लेवल ऊपर ले जाने के बाद पहला डाइल्यूशन दीजिए, 3 मिनट बाद दूसरा डाइल्यूशन पिलाइए, पेशेंट को उसी समय आराम आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इस तरीके की प्रैक्टिस करेंगे आपके पास पेशेंट्स भी बढ़ेंगे और पेशेंट्स को नुकसान भी कम होगा, जो कि जो चिकित्सा की जो लीगल प्रैक्टिस है वो यहाँ पर बहुत यूजफुल होती है, या ये कह लीजिए कि हम एक अच्छा काम करेंगे। आजकल चिकित्सा के अंदर जो शोधन विधान है उसको भी शमन द्वारा दबाया जा रहा है। ये डॉक्टर सपना है, इसमें प्रैक्टिस कर रही है आयुर्वेद में, तो ये अच्छे से समझ सकती है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हम यस सर। एज पर कंडीशन केवल बेसिक दवाओं के द्वारा, जो कि EH का मूल उद्देश्य है, अगर उसको फॉर्मल वे में भी यूज करें तो हम बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं विद इन 2-3 मिनट्स। बहुत ज्यादा लंबे हाई उसमें जाने की जरूरत नहीं होती कि 3 महीने खाओ, 6 महीने खाओ।
मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मेरे पास एक शुगर का पेशेंट था, शुगर उसकी रहती थी 200 और 270। मैंने उसको नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट दिया, 2 साल तक उसका शुगर बिल्कुल ठीक रहा। उसके बाद उसको, क्योंकि मैं पहले नेचुरोपैथी में ज्यादा प्रैक्टिस करता था, 2 साल तक उसका शुगर बिल्कुल ठीक रहा। 2 साल बाद वो फिर आया, जी मेरे को समस्या हो गई है। फिर मैंने उसको ईएच का दिया कि वो कहता जी मैं ट्रीटमेंट लेने नहीं आ सकता, तो मैंने ईएच का प्रेफर किया। अब ईएच में मेरे पास जितने फार्मूले थे जो मैं सोच सकता था शुगर के लिए, वो सारे फार्मूले यूज कर लिए। शुगर 215, 185 और ऊपर की शुगर जो है वो मैक्सिमम 250 तक आके रुक जाती थी। दवाई खाता रहता था, उसे आराम रहता था। दवाई बंद करते ही 15 दिन बाद समस्या शुरू होनी दोबारा चालू हो जाती थी। अब आप लोगों को क्या लगता है ऐसा क्यों होता था? आप सोच सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोपैथी सारा सोचने का काम है। अगर आप सोच पाएंगे, प्रकृति से जुड़ पाएंगे, तो आपको उत्तर आसानी से मिल जाएंगे। और यदि आप ऐसा नहीं करते तो इलेक्ट्रोपैथी एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर भी बन जाती है। बाद में मुझे धीरे धीरे इलेक्ट्रोपैथी, अब आप ये कह लीजिए कि मैं इसमें जीता हूं, तो मुझे पता है ये कितनी तेजी से काम करती है। मेरा एक और एक्सपीरियंस है, आपका जो ये होता है टाइफाइड का। पेशेंट के कंधे में बहुत तेज पेन था। 3 दिन तक मुझे ये चीज समझ में नहीं आई कि हो क्या रहा है। ना पेशेंट बताने की कंडीशन में था, ना रिपोर्ट पता चली। और पेशेंट और कोई नहीं, मेरा बेटा था। मैंने कोई टेस्ट नहीं कराया, कुछ नहीं कराया। जो ट्रीटमेंट्स मैं जानता था वो दिए, पर वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे थे ईएच के। फाइनली एक बुजुर्ग व्यक्ति उसको देखने आए, तो उन्होंने कहा भाई इसके कंधे में दर्द है। जब उन्होंने हाथ लगाया तो कह रहे जी इसका दर्द तो कंधे तक जा रहा है। जैसे ही उन्होंने ये बात बोली, मेरे को क्लिक कर गया है कि ये टाइफाइड की कंडीशन है। उस समय कोरोना भी हो रखा था, तो मैंने उसी समय खून बढ़ाने की, खून को क्लियर करने की और टाइफाइड की औषधि दी। आप बिलीव नहीं करेंगे, शाम होते होते मेरे बेटे को लगभग 80% का रिलीफ मिल गया था। ये है ईएच की ताकत। और 3 दिन के अंदर उसका टाइफाइड पूरी तरह खत्म हो गया था। जो इन्फेक्शन था, जो कमर के पीछे तक जा रहा था, वो पूरी तरह कवर हो गया। तो ऐसे मेरी लाइफ में तो बहुत सारे एक्सपीरियंस रहे। इसी तरीके का एक एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं एक शुगर के पेशेंट का इलाज लगभग 6 महीने तक करता रहा, शुगर की दवाइयां देता रहा, बट उसको कोई आराम नहीं आया। तो आप लोगों को क्या लगता है कि कहाँ गलती हुई होगी? कोई आइडिया है? सर उसकी डाइट का भी हो सकता है सर, बेबी। जी सर, सारा केस जो था वो हाइपोग्लाइसेमिक था। मैं उसको शुगर की दवाइयां देके ठीक करना चाह रहा था। शुगर की दवाइयां उसकी शुगर को मेंटेन करती थी, ठीक नहीं करती थी। फाइनली 6 महीने के बाद मुझे जाके ये समझ में आया, 4-6 महीने लग गए थे मुझे इस चीज को समझने में, कि इसको शुगर की दवाइयों की जरूरत नहीं है, इसको केवल पोषण देने की जरूरत है। देन मैंने अपना जो इलेक्ट्रोपैथी का बेसिक कॉन्सेप्ट है, S1 खाने से पहले, S10 खाने के बाद, सलास रात को सोते समय, ये बेसिक का कॉन्सेप्ट है, ये दिया। इम्यूनिटी एनहेंसर जो मैंने आप लोगों को बताया था, F1 L1 मेन 1 ये वेर 1 WE, इसका कॉम्बिनेशन दिन में 3 बार दिया और साथ में S3 दी। 2 महीने के अंदर उसका शुगर लेवल नॉर्मल हो गया। और उसके बाद मैंने इस कॉन्सेप्ट को काफी दिनों तक चलाया। काफी दिन मतलब लगभग आप ये समझिए कि 2.5-3 महीना चलाया होगा। 2.5-3 महीने के बाद उसको काफी अच्छा लगा, शरीर में पोषण वगैरह, उसका वजन बढ़ा 3 किलो तक, 2.5-3 किलो के करीब वजन बढ़ा। और उसके बाद उसने दवाई बंद कर दी। अभी तक उसका कॉल मुझे दोबारा नहीं आया कि मुझे दिक्कत हो रही है या है। और इस बात को शायद अभी तक, पहले ज्यादा महीने तो नहीं कहूंगा मैं, 7-8 महीने हो गए हैं, पर 7-8 महीने में उसका कॉल नहीं आया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि केवल सिंपल पोषण देने से, उसके शरीर में मल रोकने से ही सारी समस्याओं का हल हो गया। यानी ग्लाइसेमिक अवस्था में यदि हम शुगर की दवाइयां दे रहे हैं तो वो इतना अच्छा काम नहीं कर सकती जितना कि पोषण देने वाली दवाइयां काम कर सकती है। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई उसके शरीर का सिस्टम खराब था। तो कई बार ऐसी प्रैक्टिस के दौरान ऐसी समस्याएं भी आती हैं कि हमारी दवाइयां काम नहीं करती, तो हम ये सोचते हैं कि दवाइयां बेकार है या दवाइयां काम नहीं करती। पर होता यह है कि दवाइयां तो प्रॉपर काम कर रही हैं, हमारी बुद्धि उस लेवल तक नहीं जा पा रही। तो सर आपने
टाइफाइड के लिए क्या कॉम्बिनेशन दिया सर? मैम उसमें कई कॉम्बिनेशन थे और वो डेल्यूशन 10 के ऊपर थे। बेसिकली आपका उसमें जो P3 का मैंने मेन बेस लिया था, और मैं जब भी कोई रेमेडी यूज करता हूँ तो उसको रिपीटेड वे में तब तक यूज करता हूँ जब तक वो आराम ना दे दे। ठीक है। और मेरा डायबिटीज का सर कौन सा डिल्यूशन था जी? डायबिटीज के लिए सर डेल्यूशन मैंने 1, 2 और 3 का इस्तेमाल किया था, और उसमें मैंने केवल पोषण को लिया है। डायबिटीज के लिए मैंने कोई दवाई नहीं दी। इवन मैं यूरिन बढ़ाने के लिए S2 का प्रभाव, S2 का WE का प्रयोग ज्यादा कर रहा था, S2C17 WE। ओके तो यूरिनेशन पे उनके बहुत अच्छा असर आता था, और जब तक असर रहता था वो अच्छा फील करते थे। दवाई बंद करने के 4-5 दिन बाद, 10 दिन बाद उनको फिर दिक्कत शुरू हो जाती थी। तो जब मैंने उनको S3 दी, केवल S3 दी है, C3 का कॉम्बिनेशन भी नहीं दिया, तो उस S3 ने उनके शरीर में पोषण देना चालू किया और 2.5-3 किलो उनका वजन बढ़ गया। और उसके बाद से अभी तक 6-7-8 महीने हो चुके हैं। बीच में एक बार मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा जी अभी मुझे कोई समस्या नहीं आ रही है, सब कुछ ओके चल रहा है। ओके और सर 2.5-3 महीने दवाई खाई थी, उसके बाद से ये समस्या नहीं है। ओके सर बेस्ट। ठीक है। तो S10 का हमारा जो है वो बेसिकली पोषण देने वाली दवाई है। जब शरीर में किसी तरीके का संक्रमण, इन्फेक्शन हो तो, और जब भी आपको लगे इन्फेक्शन डेप्थ में है, तब आप वेनीरियो का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। तो ये जो औषधि है बेसिकली संक्रामक रोगों को, जब शरीर में अतिरिक्त विष बनता है जिस पर S1 काम नहीं कर पाती, वहां पर S10 काम करती है। ऐसी अवस्था में जो विष होता है, जो ज्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है, उसको निकालने का काम S10 करती है। आप ये भी कह सकते हैं कि जब विष हमारे शरीर में है तो S1 निकाल देगी, जब विष हमारे ब्रेन में है, वैचारिक वो है, कमजोरियां हैं, विषाक्तता है, तो S1 के बनस्पत S10 बेहतर रिजल्ट देती है। जी पुरुषोत्तम जी। सर जी आगे तो हाँ, पेशेंट को दूसरा कोई डिसीज नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सिर्फ उतना ही अभी थोड़ा हाथ धीरे धीरे ये हो रहा है, तो उसके अंदर सिर्फ S10 चलो या और दूसरा कोई साथ में दो मेडिसिन? देखिए इसमें मेरे हिसाब से आप S3 का प्रयोग कीजिए। सिंगल S3 का कौन सा डायलोसिस? और अगर कर सके तो इसको टैबलेट फॉर्म में यूज करवाइए। उसको हर 2.5-3 घंटे बाद 5 गोलियां जो होम्योपैथिक वाली होती है, आप उसमें बना के दे दीजिए, और 5 गोलियां चूसने के लिए बोलिए। और लगभग 11 दिन के बाद आप उसका रिवर्ट लीजिए। फिर हम जब क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं तो 11 दिन बाद आप बताइएगा क्या रिजल्ट रहा। ठीक है। और ये देखिएगा, बाहर निकालिए क्या जीभ में कपकपी है, और जीभ एक तरफ को झूल तो नहीं गई है। अगर ऐसी समस्या है तो S10 भी यूज करनी पड़ेगी। ओके सर। ठीक है। अगर लेफ्ट जो टिप होती है जीभ की सेंटर में है, तब तो S3 काम कर जाएगी, और यदि लेफ्ट या राइट में जा रही है तो और कॉम्बिनेशन भी मिलाने पड़ेंगे। ओके हाँ, ओके। ओके, थैंक यू सर। तो हमारे सिर में जो दर्द होता है, जो टॉक्सिसिटी बन जाती है, जैसे आधा सीसी का दर्द होता है, जिसमें सिर में सुइयां चुभने जैसा या हथौड़े मारने जैसा पेन होता है, मानसिक ज्वर हो जाता है, कई बार हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है, पैर ठंडे पड़ जाते हैं, दिमाग गर्म हो जाता है, या जनरल कंडीशन में जो हमारा एक आयुर्वेद का सूत्र है, पेट नरम पैर गर्म सिर ठंडा। तो जब सिर में गर्मी आ जाए, जब कान गर्म पड़ जाते हो, जब आंखों में गर्मी आती हो, जब पित्त बढ़ा हुआ रहता हो, ऐसी अवस्था में S10 एक बेस्ट रेमेडी है। S5 से पहले आप S10 का प्रयोग करके देखिए। लेकिन अगर आप डाइजेशन के लिए ले रहे हैं तो खाने के बाद, और टॉनिक के रूप में ले रहे हैं तो भोजन से पहले या भोजन के बीच में S10 का प्रयोग बेहतर होता है। खाने के बाद ले रहे हैं तो 10 से 20 बूंदे दी जा सकती है। खाने से पहले ले रहे हैं तो 5 बूंदे मैक्सिमम सफिशिएंट रहती है। ये एज पर एज डिपेंड करता है, एज पर एज नहीं, एज पर बॉडी वेट डिपेंड करता है। जो भी बॉडी वेट है उसका आधा आपने बूंद देनी है खाने से पहले, और डेल्यूशन 2 का प्रयोग किया जाएगा।
तो जो जितने प्रकार के ज्वर होते हैं ये उतारने के लिए एस्टेन एक बेस्ट रेमेडी है। आप नॉर्मली F1 का भी प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे एस्टेन में F1 मिली हुई है, तो हमें अलग से F1 के प्रयोग की जरूरत नहीं पड़ती। तो एस्टेन WE आराम से बुखार उतार सकती है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और बोलूंगा, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि भाई हम यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स जाके बात कर रहे हैं, तो जब तक आप प्रैक्टिकल ना कर ले मेरी बात पे बिलीव मत कीजिएगा। आप अपने बुखार के पेशेंट को 1 गिलास पानी, लगभग 200 ml पानी में 10 ड्रॉप डाइल्यूशन 2 के मिला के दीजिए, चम्मच से घुमाइए, चौथाई चम्मच चीनी उसमें घोल दीजिए और उसके बाद चम्मच चम्मच करके उसको वो पानी पिलाना है। जैसे इसे मैं बोलता हूँ चिड़िया की चोंच के समान पानी पिलाना। आपने पानी उसकी जीभ के नीचे रख दिया, पानी गर्म हो गया, उसने निगल लिया, फिर चम्मच पिलाया, फिर निगल लिया। आप 2 से 3 घंटे के अंदर देखेंगे कि व्यक्ति का कैसा भी बुखार हो, जो विशेषकर सिर पे चढ़ रहा हो, सिर की तरफ गर्म हो, पैर ठंडे हो, बुखार 2 से 3 घंटे में पूरी तरह उतर जाएगा और व्यक्ति को जो बुखार उतरने के बाद कमजोरी, थकान इत्यादि होती है वो नहीं होगा। इसको प्रैक्टिकल करके देखिएगा, फिर मुझे रिवर्ट दीजिएगा। ठीक है, तो जितने भी प्रकार की मानसिक जी बोलिए पुरुषोत्तम जी। पुरुषोत्तम जी बोलिए। 10 ड्रॉप दे दें फिर। नहीं WE की 10 ड्रॉप फीवर के लिए। नहीं नहीं, जितनी ड्रॉप आप एस्टेन की लेंगे उतनी ड्रॉप ही आप उसकी लेंगे WE की। ठीक है, ओके। अगर आप एस्टेन की 3 ड्रॉप ले रहे हैं तो WE की 3 ड्रॉप, एस्टेन की 10 ड्रॉप ले रहे हैं तो WE की 10 ड्रॉप। बुखार उतारने के लिए एक बेस्ट फार्मूला है, बिना F1 की सहायता, F2 की सहायता के, बिना माथे पे पट्टी रखे आप बुखार आराम से 2 से 3 घंटे में उतार सकते हैं। और बुखार यहाँ पर अगर 105 डिग्री सेल्सियस तक का भी है तो इस कॉम्बिनेशन से आसानी से उतरता है। यदि 105 से ऊपर का है तब आपको F2 माथे पर लगाने के लिए या पट्टी रखने के लिए प्रयोग करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ पैरों को गर्म भी करना चाहिए। ऐसा करने से बुखार बहुत जल्दी उतरता है। और यहाँ मैंने आपको एक चीज बताया था, जिन लोगों को लंग्स की समस्या होती है उनके पैर ठंडे रहते हैं। जिस व्यक्ति का पैर ठंडा होगा उसका सिर आपको हमेशा गर्म मिलेगा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए S10 बेस्ट रेमेडी, सिंगल रेमेडी के रूप में ही काम कर जाएगी। जब भी इन्फेक्शियस स्टेज आती है, जब भी संसार में जो प्राकृतिक प्रकोप होते हैं किसी भी तरीके के हो, ये रेमेडी उसी के लिए बनी हुई है। आप जब इसका मैटी जी के बारे में पढ़ेंगे तो उन्होंने जो इन्फेक्शन का इलाज किया था जब महामारी फैली थी तो उन्होंने S10 का ही प्रयोग किया था। इसे जियापुन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये रेमेडी उसी चीज के लिए, उसी संक्रमण के लिए है जिस संक्रमण में पहले शरीर इफेक्टेड हो और फिर हमारा मन इफेक्टेड हो। इसीलिए इसे बुखार के लिए आप S10 WE का कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन है वनस्पत F2 WE के। क्योंकि आजकल लोग जो इलेक्ट्रोपैथिक प्रैक्टिशनर है वो पीने के लिए F2 और WE का प्रयोग करते हैं, जिससे बुखार उतर जाता है, ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन ऐसा बुखार उतरने में टाइम लेता है। मैंने जो बुखार उतारा है सेम कॉम्बिनेशन पे, वो 107.5 डिग्री का बुखार उतारा है। ये बुखार उतारने में मुझे 2 दिन लगे थे, इसी कॉम्बिनेशन की सहायता से उतरा है। और पेशेंट में कोई कमजोरी नहीं आई, कोई थकान नहीं हुई, उसके बाद भूख भी खुल के लगने लगी थी। मोशन बंद हो गए थे, पहले गिल्टियों के रूप में निकले, बाद में पतले दस्त जलन के साथ निकले और उसके बाद भूख खुल के लगने लगी। तीसरे दिन पेशेंट जो है रोटी सब्जी खा रहा था। ये आपकी S10 की ताकत है। ठीक है, और मेरी जो प्रैक्टिस है मैं आपको ये बता दूं, मैं दवाइयों से दवाई देने के स्थान पर कि ये दवाइयां ले जाइए, 10 दिन खाइए, 20 दिन खाइए, मैं प्रेफर करता हूँ पेशेंट मेरे सामने बैठे, ग्लास और चम्मच ले ले और बैठा बैठा पीता रहे और विद इन 5 मिनट, 10 मिनट, हाफ एन आवर अपने रिस्पॉन्स बताता रहे, मुझे आराम है, मुझे नहीं है। फिर मैं उसके बाद दवाई बनाने के देने को प्रेफर करता हूँ। इससे पेशेंट भी सेटिस्फाइड होते हैं, हमारी दवाइयों के रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। तो होप सो आपको जो ये कॉन्सेप्ट है पढ़ाने का नॉर्मली आउट ऑफ द बॉक्स है, पसंद आ रहा होगा। यस सर। यस सर। अभी हमारा S10 काफी कुछ रह गया है, अब हम इसके बारे में कल बात करेंगे। ठीक है, कोई कुछ कहना चाहे, पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन?